गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में डिटेल स्टडी किया है। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है वो आप लोग पहले से ही जानते हो। लास्ट में आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हम लोगों ने पीरियड और ग्रुप के अंदर वेरिएशन को स्पेशली देखा था। तो आप लोगों को इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन जनरल, मैंने बोला बेटा इसका ध्यान रखना कि कहीं कहीं छोटे छोटे आप लोगों को वेरिएशन टाइप के नज़र आएंगे। इन जनरल अलोंग अ पीरियड, यानी पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करेगी, और डाउन अ ग्रुप यानी टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज़ करेगी। अब इसके अगले वाले स्टेप की तरफ मैं बढ़ना चाहूँगा। इसका अगला वाला जो स्टेप अपना है ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। ध्यान देना मेरी बात, इसमें हम लोग फिर वर्ड आया है एंथैल्पी। इसका मतलब क्या है आपको पहले से ही पता है कि कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी एट अ कांस्टेंट प्रेशर। इसके लिए हम लोग एंथैल्पी वर्ड यूज़ करते हैं, और उसके पहले लगा है इलेक्ट्रॉन गेन। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन से रिलेटेड एनर्जी की बात अपने को करनी है। सिंपल वे में ये सब समझने की ज़रूरत है। ये सब बहुत सिंपल टॉपिक हैं, लेकिन इनका यूज़ आपके केमिस्ट्री में काफ़ी पॉइंट्स पर, काफ़ी जगहों पर आता रहेगा। इसलिए आप लोग इनको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में देखा जाए, आप इसको यूँ मान सकते हो कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जस्ट अपोजिट है। इसमें अपने क्या करना है कि मान लिया जाए कि अपना कोई एक एलिमेंट है। एलिमेंट का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये सेल हैं, इस न्यूक्लियस के बाहर ये सेल हैं, सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट नंबर वाले, यानी इस एटम से काफ़ी दूर इनफाइनाइट नंबर वाले सेल पर है, मतलब बहुत दूर है। अब इस इलेक्ट्रॉन को हमें क्या कराना है, इस एटम को गेन कराना है। मान लिया जाए इस एटम को हमें इसके आउटर सेल के में लाके सेट करना है, सबसे बाहर वाले और इसके सेल में इस इलेक्ट्रॉन को ले आना है। अब मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जो कमिंग इलेक्ट्रॉन है इस पर दो टाइप का फोर्स वर्क करेगा। पहला फोर्स क्या होगा कि जो पहले से अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है, ये जो आउटर सेल में पहले से इलेक्ट्रॉन है, ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो मतलब ये रिपल्सिव फोर्स यहाँ वर्क कर रहा है। दूसरा फोर्स क्या वर्क करेगा कि जो न्यूक्लियस है इस पर्टिकुलर एटम का, ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को, या जिस इलेक्ट्रॉन को हम इसके आउटर सेल में सेट करना चाहते हैं एक्स्ट्रा, उस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, यानी अपनी तरफ अट्रैक्शन दिखाएगा। इसको हम लोग अट्रैक्टिव फोर्स का नाम देते हैं। मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जब तक रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू हाई है और अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू, न्यूक्लियस के फोर्स की वैल्यू अगर कम है, तो इस इलेक्ट्रॉन की एंट्री हम यहाँ नहीं करा सकते। लेकिन अगर इसका उल्टा हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में हैं, ये जितना इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं उससे ज़्यादा ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब उस केस में इस इलेक्ट्रॉन की एंट्री होगी। और जब कहीं पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है तो एनर्जी वहाँ रिलीज़ होती है। तो मैं इसीलिए मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब यहाँ पर हम लोग जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हमने बात की थी कि एनर्जी रिक्वायर्ड, और यहाँ पर हम बात करेंगे एनर्जी रिलीज्ड, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस आउटर सेल के फोर्स ऑफ रिपल्सन से हाई है, जो इस इलेक्ट्रॉन पर डेवलप हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन देखा जाए एक सिंपल सिचुएशन में, यानी आइसोलेटेड गैसियस कंडीशन में, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते हुए इसके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के साथ, यानी इस आउटर सेल में शिफ्ट हो जाएगा। और ये जो पूरा पूरा हमारा एटम है, अब तक तो ये न्यूट्रल था, लेकिन इलेक्ट्रॉन के आ जाने से नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसी एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नाम देते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको समझने का प्रयास करना। जैसे मान लिया जाए हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट मे बी डिफाइंड एज द एनर्जी रिलीज्ड। ध्यान देना, यहाँ पर एनर्जी रिलीज्ड वर्ड लगा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड का भी कॉन्सेप्ट बनेगा, वो चीज़ आगे मैं डिस्कस करूँगा। एनर्जी रिलीज, लेकिन मैक्सिमम केस में एनर्जी रिलीज होनी है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट मे बी डिफाइंड एज द एनर्जी रिलीज्ड
when a neutral isolated gaseous atom accept an extra electron to form the gaseous negative ion that is anion। अब इसको हम लोग देखा जाए ऐसे डेल्टा लगा देते हैं, Eg यानी इलेक्ट्रॉन गेन, और आगे H का मतलब एंथैल्पी से हम जोड़ते हैं। इस पार्ट से हम इसको डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है जिसको मैंने हाइपोथेटिकली X मान लिया है। अब इसके ये गैसियस आइसोलेटेड गैसियस फेज में है, गैसियस एटम है, और इसको ये एक इलेक्ट्रॉन हम इसको दे रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब ये एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर माइनस चार्ज बनेगा, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में एनायन बन जाएगा। तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसी एनर्जी की वैल्यू को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नाम देंगे। मेरे कहने का सिंपल मतलब ये है। अब यहाँ पर देखा जाए दो चीज़ें समझाना चाहूँगा। एक तो देखो जैसे हमने ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले रखा है, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने लिया है, O- बना गैसियस स्टेज में। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 हम इसको कह सकते हैं। जैसे आयनासन एंथैल्पी में हमने 1 2 3 या फर्स्ट सेकंड थर्ड लिया था, वैसे चूँकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने गेन किया है न्यूट्रल एटम ने, इसलिए इसको हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए एनर्जी की वैल्यू को नेगेटिव साइन से दिखाया गया है, 141 किलो जूल पर मोल। एनर्जी इज़ रिलीज्ड, जहाँ कहीं डेल्टा एच की वैल्यू हम माइनस में दिखाते हैं, यानी ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज़ हुई है, इसका हमेशा ध्यान रखना। नेगेटिव साइन यहाँ ये शो कर रही है। अब इसी केस में जब ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज हो गया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को आप आइसोलेटेड गैसियस सिचुएशन में दे रहे हो, तो O- बना, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अब यहाँ पर देखो ध्यान से कि डेल्टा जो इलेक्ट्रॉन गेन सेकंड वाली वैल्यू आ रही है ये पॉजिटिव में आ रही है, किलो जूल पर मोल। मतलब क्या है कि एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड। अब यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, रिलीज़ नहीं होगी। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम एलिमेंट की नेगेटिव में आएगी। मतलब क्या है कि पहला इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा वर्क कर रहा है और आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन कम वर्क कर रहा है। आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन जो रिपल्सन डेवलप कर रहा है आने वाले इलेक्ट्रॉन पर, उसकी वैल्यू कम है, इसलिए एनर्जी रिलीज़ हो रही क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है। लेकिन जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन की एंट्री हम लोग कराएंगे नेगेटिव चार्ज एटम के अंदर, नेगेटिव चार्ज आयन के अंदर, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि चूँकि पहले से एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, अब इस पूरे एटम में नेगेटिव चार्ज बन चुका है इलेक्ट्रॉन के आने से, यानी पूरा नेगेटिव चार्ज यानी एनायन बन चुका है। तो अब ऐसे केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस का आएगा, इसकी वैल्यू रिपल्सन से कम आएगी। तो ऐसे केस में अपने को इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक लाने के लिए अब अपने को वर्क करना पड़ेगा, मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जितनी एनर्जी हम लोग इसको सप्लाई करेंगे एक्स्ट्रा, वो एनर्जी यहाँ प्लस साइन में आपके सामने आएगी। हमारे कहने का सिंपल मतलब क्या है, ये ज़रूर ध्यान में रखना आप लोग कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है किसी भी एलिमेंट की नेगेटिव साइन में, मतलब क्या एनर्जी रिलीज़ होगी। लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो आएगी ये पॉजिटिव होगी। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन में इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज़्यादा होगा और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम आएगा, इसलिए अपने को एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक भेजने के लिए, डालने के लिए, आउटर सेल तक सेंड करने के लिए। इसलिए ये वैल्यू हमें यानी एनर्जी की वैल्यू हमें ये एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए ये वैल्यू प्लस में आएगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो फर्स्ट और सेकंड को आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना। मेरे कहने का मतलब सिंपली ये है। वेरिएशन की तरफ थोड़ा बढ़ना चाहूँगा। देखो इन जनरल फिर वही बात करूँगा कि कहीं कहीं छोटे छोटे डिफरेंसेस या एक्सेप्शन सिचुएशन बनेंगी, लेकिन उसका भी रीज़न है। यहाँ पर एक्सेप्शन ना मान करके उसका एक रीज़न है, वो ध्यान में रखेंगे। द डेल्टा यानी इलेक्ट्रॉन गेन बिकम लेस नेगेटिव एज वी मूव डाउन द ग्रुप। मतलब क्या, विद इन अ ग्रुप के अंदर वेरिएशन क्या होगा कि इन जनरल टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लेस नेगेटिव होती चली जाएगी। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम होती चली जाएगी। अब देखा जाए यहाँ पर हमने एक चीज़ और आपके सामने ले रखा है, लेकिन इसीलिए मैंने इन जनरल वर्ड लगाया है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर हाउएवर लेस नेगेटिव देन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सल्फर एंड क्लोरीन इन द थर्ड पीरियड। ध्यान देना, फ्लोरीन 17 ग्रुप में ऊपर है, उसके नीचे क्लोरीन है, लेकिन 17 का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू आ रही है
-328 आ रही है किलो जूल पर मोल, लेकिन क्लोरीन की -349 किलो जूल पर मोल आ रही है। यही कंडीशन ऑक्सीजन के लिए है। ऑक्सीजन के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू आ रही है ये -141.0 किलो जूल पर मोल, लेकिन सल्फ़र के लिए -200 किलो जूल पर मोल। कहने का मतलब क्या है कि हमने इन जनरल क्या मान लिया कि टॉप टू बॉटम जो नेगेटिव दे रखा है ना बिकम्स लेस नेगेटिव, मतलब एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का बिहेवियर टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करेगा, लूज़ करने का बिहेवियर बढ़ता है। कहने का मतलब इन जनरल ये। लेकिन अब इस केस में देखो, फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की आ रही है, जबकि फ्लोरीन ऊपर है ग्रुप में, क्लोरीन नीचे है। ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फ़र की आ रही है, क्योंकि ऑक्सीजन देखो ऊपर है, सल्फ़र उसके नीचे है। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि ये जो डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं इसका केवल एक ही रीज़न है। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना। दोनों में एक ही रीज़न है, हम लोग उसकी बात थोड़ा करना चाहेंगे। अब जैसे मान लिया जाए कि हम फ्लोरीन की बात करते हैं। देखो ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस है, ये फ्लोरीन का आउटर सेल है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये फ्लोरीन का सेकंड सेल है, आप सबको पता है यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है। ये फ्लोरीन कंडीशन एटॉमिक नंबर 9 है, 2-7 कंडीशन है। और यहीं पर हम चाहें तो ऑक्सीजन को भी ले सकते हैं। ये ऑक्सीजन का देखो न्यूक्लियस है, ऑक्सीजन का फर्स्ट सेल, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2-6 कंडीशन है। यहाँ फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर ध्यान देना कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इन्फिनिटी से, और यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन मान लो इन्फिनिटी से आ रहा है, जो इसके आउटर सेल में आके अपनी जगह बनाना चाह रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो सेकंड सेल है और सेकंड सेल की जो साइज़ है वो कम है, स्मॉल है। अब ध्यान देना, और सेकंड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का डेवलप होना चाहिए कमिंग इलेक्ट्रॉन पर, ये इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो डेवलप होगा, लेकिन यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्सन की वैल्यू ज़्यादा आएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन ईजी नहीं होगा। कहने का मतलब मेरा ये है। और वही कंडीशन यहाँ पर भी आएगी, ऑक्सीजन में भी, क्योंकि आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और सेकेंड सेल बहुत बड़ी सेल हम ये है नहीं, इसलिए यहाँ पर एक कंडीशन आएगी। लेकिन अगर इसी केस में हम मान लो कि इसका कंपेयर अगर हम क्लोरीन से कर लें, ये देखिए क्लोरीन का ये न्यूक्लियस है, ये क्लोरीन का फर्स्ट सेल, ये क्लोरीन का सेकंड सेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और ये क्लोरीन का थर्ड सेल जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 2, 8, 7। ये कंडीशन देखो यहाँ पर बनेगी। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा, ध्यान देना, आउटर सेल में यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल में देखिए यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी 7 है फ्लोरीन में। लेकिन फ्लोरीन में क्या है, आउटर सेल सेकेंड नंबर का है, यहाँ पर n=2 है, और यहाँ पर देखा जाए n=3 है, आउटर सेल थर्ड नंबर का है। अब देखो 7 इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल, 7 इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन में ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन में कम है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन इतने बड़े सेल में है और 7 इलेक्ट्रॉन इतने बड़े सेल में है। तो यहाँ पर चूँकि कम स्पेस में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ हाई है और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जो कमिंग इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्शन के बजाय रिपल्सन फेस करेगा, और यहाँ पर जो कमिंग इलेक्ट्रॉन है ये फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में अट्रैक्शन ज़्यादा फेस करेगा। इसलिए क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू आएगी फ्लोरीन से ज़्यादा आएगी। और यही सेम रीज़न ऑक्सीजन और सल्फ़र में है, दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, लेकिन ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फ़र है। सल्फ़र के आउटर सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसमें थर्ड सेल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू आएगी ये लेस नेगेटिव, देखो कम नेगेटिव आ रही है, और सल्फ़र की ज़्यादा नेगेटिव। ये नेगेटिव साइन केवल ये शो कर रही है कि इतनी एनर्जी रिलीज़ होनी है, इसका ध्यान रखना आप लोग। नेगेटिव का मतलब मैथमेटिकली आप इसको मत समझना, ये समझने का प्रयास करना कि नेगेटिव चार्ज क्या शो कर रहा है, नेगेटिव सिचुएशन शो कर रही है कि इतनी एनर्जी रिलीज़ होनी है। तो ये एक सिंपल कंडीशन हमारे सामने एक किसी पर्टिकुलर ग्रुप में ये बनी है। आप लोग उसको अच्छी तरह से समझना, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बनते हैं बड़े अच्छे अच्छे। अब इसके आगे मैं बढ़ना चाहूँगा थोड़ा सा। वेरिएशन along a period, in general delta H becomes more and more negative
फ्राम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड। मतलब किसी भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट इन जनरल, फिर वही बात आ गई, कहीं कहीं थोड़ा सा वेरिएशंस आना है, इसलिए आप लोग उसको अच्छी तरह से समझना। लेकिन एक जनरल केस में देखा जाए लेफ़्ट टू राइट नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज़ होगी, मतलब एनर्जी रिलीज़ होगी। और एनर्जी रिलीज़ होने का मतलब क्या है कि एलिमेंट का बिहेवियर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का है। मतलब लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज़ होनी है, आप यूँ मान लीजिए, यानी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग बिहेवियर इंक्रीज़ होगा। देखिए कुछ सिचुएशन हमारे पास, जैसे डेल्टा एच जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम लोग कैलकुलेट करते हैं नोबेल गैस के लिए, या कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है या नाइट्रोजन है, ये सब एलिमेंट ऐसे हैं, इनको अगर हम पहला इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे तो इनका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ही पॉजिटिव है। मतलब क्या है कि नोबेल गैस आउटर सेल इनका कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन अगर डालेंगे तो ये अनस्टेबल होंगे। बेरिलियम के आउटर सेल में देखा जाए 2H2 पूरा s ऑर्बिटल भरा हुआ है, मैग्नीशियम में 3H2 थर्ड का s ऑर्बिटल भरा हुआ है, नाइट्रोजन में देखा जाए हाफ फील्ड कंडीशन है, इस वजह से पहले से ही स्टेबल हैं। जो कमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, जो सिचुएशन इनकी स्टेबल बनी उसको अनस्टेबल बनाएगा, इसलिए इनका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ही देखा जाए वो पॉजिटिव में आएगी, नेगेटिव में नहीं आएगी। हमारे कहने का सिंपल मतलब ये है। तो इनका भी आप लोगों को रीज़न और ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि इन सब पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम इसके अगले टॉपिक पर आएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंपल मतलब कुछ अलग नहीं है, एक सिंपल सा बेसिक पार्ट है। जैसे सिंपल वे में हम मान लेते हैं, मान लो कोई एक एलिमेंट ए है, मान लो एक एलिमेंट बी है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपना बॉन्ड बनाया है। तो इस जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन को इसका भी न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा और साथ में इसका भी न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। तो यही जो रिलेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी है, इसी रिलेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी को ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते हैं। मतलब क्या है, रिलेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये दोनों अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेंगे, तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते हैं। ये भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे सामने काफ़ी ज़्यादा आएगा, मतलब हमें इसको भी 1 by 1 समझना ही है। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज़ द टेंडेंसी ऑफ इट्स एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। ध्यान देना इसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज़ द टेंडेंसी ऑफ इट्स एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए देखो हम लोग इसी तरह से x जैसा हल्का सा यानी रिलेशन बनाते हैं, ऐसे यूँ करके देखो, और इसको हम लोग KII काई से रिप्रेजेंट करते हैं स्पेशली, लेकिन इस तरह से x जैसी थोड़ा x से बड़ी साइन हम लोग बनाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाए कई फैक्टर पर डिपेंड करती है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें बाद में डिस्कस होनी है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन, ये अगले चैप्टर में डिस्कस होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी आगे आता ही रहेगा हमारे सामने। ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा आएगी, कम ऑक्सीडेशन स्टेट है कम आएगी। हाइब्रिड स्टेट में s ऑर्बिटल का नेचर ज़्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा आएगी। तो ये अगले चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन वाला केस डिस्कस होना है, जो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स अट्रैक्ट टू द एलिमेंट, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा आएगी। जैसे यहाँ कार्बन की ज़्यादा आएगी और यहाँ पर कार्बन की कम आएगी, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला, और हाइड्रोजन उसके रिस्पेक्ट में कम है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है जिनको अपने को ध्यान में रखना है। दूसरी बात, चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लोरीन जो है वह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक चीज़ और समझा दें कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करेगी और पीरियड में लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करेगी। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस अलॉन्ग अ पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रिलेशन हर जगह एज़ यूजुअल फिक्स है और एज़ यूजुअल सही है। अब इसमें रिलेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी होने के नाते हम लोगों ने क्या किया, फ्लोरीन को हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमने 4 माना है, और उसी के बेसिस पर बाकी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोगों ने डिसाइड किया है। तो हमारे कहने का मतलब क्या है, चूँकि एक
फ्लोरीन को बेस मान करके, फ्लोरीन की वैल्यू को 4 मान करके बाकी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाली गई है, इसलिए रिलेटिव वैल्यू है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं आएगी। ध्यान देना, आयनाइजेशन एंथैल्पी की या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू आएगी वो एनर्जी वाली वैल्यू आएगी, किलो जूल पर मोल में रिजल्ट आएगा, या जूल पर मोल, जूल पर एटम भी हम कह सकते हैं अगर हम लोअर लेवल पर लेना चाहेंगे तो। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यूनिट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि नो यूनिट, क्योंकि ये फ्लोरीन को बेस मान करके या फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट की गई है। आपको पहले से ही पता होना चाहिए, और हमें मेरे ख्याल से आइडिया भी होगा कि जितने भी रिलेटिव वैल्यूज़ हम निकालते हैं उनकी कोई भी यूनिट नहीं आती, क्योंकि यूनिट कैंसिल हो जाती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी की एनर्जी की वैल्यू है किलो जूल पर मोल या जूल पर एटम में, वो इसका रिजल्ट आएगा। एक छोटा सा लास्ट पॉइंट और बच रहा है अपने इस चैप्टर का, डायगोनल रिलेशनशिप। बड़ा सिंपल सा केस है, इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे आपके सामने। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना इस पॉइंट को। डायगोनल रिलेशनशिप में देखिए, जो सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर देखो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और थर्ड पीरियड के एलिमेंट देखा जाए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो जो ये फर्स्ट 3 मेंबर हैं, ध्यान देना, ये अपना कैरेक्टर थर्ड पीरियड के ऐसे मेंबर से सिमिलरिटी दिखाते हैं जो कि उनके डायगनली है। तो इसी इफ़ेक्ट को, इसी बिहेवियर को हम डायगोनल रिलेशनशिप का नाम देते हैं। ध्यान देना मेरी बात, सेकेंड पीरियड के फर्स्ट 3 मेंबर लिथियम, बेरिलियम और बोरान थर्ड पीरियड के ऐसे मेंबर से कैरेक्टर में सिमिलरिटी दिखाते हैं जो उनके डायगनली अवेलेबल हैं, जो उनके डायगनल पर प्रेजेंट हैं। तो इस रिलेशन को हम डायगोनल रिलेशनशिप का नाम देते हैं। मतलब लिथियम का बिहेवियर मैग्नीशियम के साथ, अब लिथियम की ज़्यादातर प्रॉपर्टी सोडियम पोटेशियम से मैच करनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच करेगी। बेरिलियम की प्रॉपर्टी देखा जाए मैग्नीशियम कैल्शियम आनवर्ड से मैच करनी चाहिए, लेकिन बेरिलियम की ज़्यादातर प्रॉपर्टी एल्युमिनियम से मैच करेगी। और वही कंडीशन बोरान का सिलिकॉन के साथ होगा, एल्युमिनियम के साथ नहीं होगा। तो इसी बिहेवियर को हम डायगोनल रिलेशनशिप का नाम देते हैं। ये आपको ध्यान से रखने की, ध्यान से समझने की ज़रूरत है। आप लोग जरा इसके डेफिनेशन को देख लिया जाए। द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड शो सिमिलरिटी with the element of third period placed diagonally to each other, though belonging to different group, is called diagonal relationship। इसको हम diagonal relationship का नाम देते हैं। तो अब अपना पूरा जो है ये कह सकते हो कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टी का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अपने एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक और भी गिवन हैं छोटे छोटे, लेकिन वो ज़्यादातर टॉपिक आगे जैसे से हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उनकी डिटेल स्टडी होनी है। जैसे उसमें ऑक्साइड का नेचर, हाइड्राइड का नेचर, ऑक्सीडेशन स्टेट, इन सब की बात थोड़ी थोड़ी की गई है, लेकिन अभी आने वाले टॉपिक में, आने वाले चैप्टर में उनकी डिटेल स्टडी होनी है। इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से समझना। अब अपना ये थर्ड चैप्टर यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टी ये कंप्लीट हुआ। 2 छोटे छोटे ग्राफ एनसीईआरटी में बने हैं, मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा, उसको आप एनसीईआरटी में ज़रूर देखना। उसको थोड़ा सा मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। आपके एनसीईआरटी में ये 3.5 वाला जो ये ग्राफ है ये आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड है। अब इसमें आपको ये थोड़ा सा पता चल जाएगा कि वेरिएशन कहाँ का है। जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है। अब लिथियम देखो, बेरिलियम की वैल्यू ऊपर जा रही है, बोरान की नीचे आ रही है, मतलब बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट वाली ज़्यादा है, बोरान की कम है। फिर आगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में देखो ये रिलेशन डिफरेंस आएगा। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स बने हैं इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, और स्पेशली कैल्शियम तक की बातें तो आप अच्छी तरह से कर ही लेना। यह आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड ग्राफ है, इसको आपको अच्छी तरह से समझना है, ज़रूर इसको देखना और एक बार रिलेट करना। कोई डाउट आएगा तो आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और एक यहाँ पर देखो ये टेबल बनी है 3.7 जो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बेसिस पर बनी है।
इसमें यहाँ पर देखो 0 ग्रुप वाले मेंबर हैं जिनके लिए फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव है, और इधर देखा जाए जो वैल्यूज़ इन्होंने दे रखा है ये सब तो अपने एलिमेंट्स के नेगेटिव है। ऑक्सीजन और सल्फ़र का देखो यहाँ पर वेरिएशन जो है, फ्लोरीन और क्लोरीन का वेरिएशन है, तो इसकी भी स्टडी थोड़ा सा आप लोग अच्छी तरह से कर लेना। बस ये चैप्टर हमारा देखिए कंप्लीट हुआ। अब आप लोगों को इसके आगे जो हम वीडियो बनाएंगे ये नेक्स्ट चैप्टर का होगा, यानी केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की तरफ हम लोग मूव करेंगे। थैंक यू।